हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फरवरी 2024 के करंट अफेयर को कंपेयर किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 6 मेजर टॉपिक को कवर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुरक्षा मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, इन सबको कवर किया जा चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, जिसके अंतर्गत पहला आता है क्रिटिकल टेक क्षेत्रक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक स्याही या ई इंक के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में पढ़ेंगे। भारत में खाद्य विनियमों का सुव्यवस्थित करना। संक्षिप्त सुर्खियों में आएगा जैसे कि प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान परियोजना, प्रोजिटोरियम की लेजर कूलिंग, मौसम पूर्वानुमान उपग्रह इनसेट 3DS के बारे में, कार्टोसैट 2 के बारे में। क्षुद्र ग्रहों पर जल की खोज की गई है। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन इकोसिस्टम आता है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम या युविका शुरू किया गया है। WHO ने ट्रांसफैट को समाप्त करने की प्रगति से देशों को पुरस्कृत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल को लॉन्च किया हुआ है। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग की गई। गिनी बर्म डिजीज, रोडामाइन बी, कालाजार, मैगलेव या मैग्नेटिव लेविटेशन के संदर्भ में है। फिर आता है सी बॉट आता है और इसमें एक शुद्धि पत्र भी दिया गया है। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। फिर आपकी लास्ट क्लास रहेगी संस्कृति के संदर्भ में, जिसमें संस्कृति के अंतर्गत आपके टॉपिक जितने भी हैं, नीति शास्त्र और सुर्खियों में रही योजनाओं को, इनको आपका लास्ट जो लेक्चर होगा 8वां, उसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला आता है कि क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के बारे में, कि क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के संदर्भ में हाल ही में क्या सुर्खियां रही कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के ड्राफ्ट रोड मैप जारी किए हुए हैं। चलिए तो जानते हैं कि यह जो ड्राफ्ट रोड मैप जारी किए गए हैं उनके संदर्भ में, और क्रिटिकल टेक क्षेत्रक होती क्या है। ये ड्राफ्ट रोड मैप जो होते हैं वह सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग क्या है? यह एक ऐसी संस्था है जो कि 1988 में स्थापित की गई थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इसमें मना कर दिया था, और इसी परिस्थिति में देश में सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। जो यह IT, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक रिसर्च इन डेवलपमेंट का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय पुणे में है, और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी प्रमुख पहलों में जैसे सुपर कंप्यूटर परम 8000 तो ई गवर्नेंस सरिता इसकी प्रमुख पहले आती हैं। तो इसका जो सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का जो गठन किया गया था, किस संदर्भ में किया गया था? जब अमेरिका के द्वारा भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था, तो भारत में ही खुद के सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए CDEC की स्थापना की गई थी। CDEC के द्वारा ये रोड मैप, ड्राफ्ट रोड मैप्स को तैयार किया गया है, जो कि क्रिटिकल क्षेत्रकों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के स्वदेशीकरण पर जोर देता है। इस लक्ष्य में भारत की स्वतंत्रता की यह 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2047 तक कई मुद्दों को हल करना है, और इसमें विशिष्ट घरेलू शोधों को भी रेखांकित करता है। और यह रोड मैप जो होता है वह हितधारकों के प्रयासों में तालमेल बिठाने के लक्ष्य रखते हैं, ताकि इन प्रयासों को नीति आयोग की अनुशंसा एवं विकास रणनीति के अनुरूप रखा जा सके, इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं क्रिटिकल टेक क्षेत्र के बारे में, जो कि एक ऐसी प्रौद्योगिकियां होती हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश के भावी आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण रूप से चिन्हित किया जाता है, जिसमें अक्सर अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और सामरिक महत्व के इसमें शामिल होते हैं, जो कि सरकार इन क्षेत्रों में अधिक निगरानी भी रखती है और इनकी प्रौद्योगिकी में निवेश के माहौल में भी सुधार करती है। और क्रिटिकली क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल होते हैं कि यह सुरक्षित, लागत प्रभावी, विश्वसनीय सेवा प्रदान करती है, और ये संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी के लिए पूर्वानुमान उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। क्रिटिकल टेक क्षेत्रकों के उदाहरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग और ब्लॉकचेन शामिल होते हैं। अब आता है क्रिटिकल टेक क्षेत्रकों के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें आता है वैश्विक भागीदारी के संदर्भ में। ये क्षेत्रक जो होते हैं भारत को टेक्नोलॉजी से संबंधित नेतृत्व में आगे ले जाते हैं, जिसमें साझा तकनीकी लाभों को बनाए रखने के लिए भागीदारों के साथ सहयोग करने में मदद मिलती है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद टेक्नोलॉजी भागीदार बन सकेगा। स्वदेशीकरण के संदर्भ में आता है क्रिटिकल टेक से विदेशी शत्रु ताकतों को आर्थिक जासूसी करने में रोकने में मदद मिलती है, और यह प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा मजबूत भी होती है।
आर्थिक समृद्धि में यह प्रमुख उद्योगों में नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करती है और इससे सकल घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा मिलता है। यह मोबाइल सुरक्षा और निजता को मजबूत करता है, जिससे उनकी बौद्धिक संपदा, ग्राहक डेटा और परिचालन निरंतरता की सुरक्षा के लिए एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा प्रणालियाँ विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण होती है और इसकी क्रिप्टोग्राफी में यह संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित करने और डिजिटल इंटरेक्शन में विश्वास बनाए रखने में मजबूत क्रिप्टोग्राफिक तकनीक आवश्यक होती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अन्य देशों के साथ जो सहयोग रहा है, जिसके अंतर्गत देखते हैं। पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी पहल में शामिल किए गई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार आता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2020 में साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें भारत और यूरोपीय संघ ने 2022 में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर भी किए गए और 2023 में भारत और जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी की एक सहयोग ज्ञापन में भागीदार बने हुए हैं। क्रिटिकल टेक सेक्टर के लिए सरकार की पहलों में आता है इंडिया एआई, जो कि भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इसके अंतर्गत आता है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विकास में चुनौतियों को देखा जाए तो शिक्षा और कौशल के अंतर आता है। या बड़ी संख्या में स्टेम में स्नातक तैयार करने के बावजूद प्रशिक्षित कौशल और उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल के बीच अक्सर अंतर पाया जाता है। प्रतिभा पलायन को देखा जाता है, जो कि भारत को एआई एल्गोरिथम और हार्डवेयर एक्सीलेटर में प्रतिभा पलायन का सामना करना पड़ता है। अनुसंधान और विकास निधि होती है, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रगति पर आधारित होती है। फिर भी यह नवाचार और तकनीकी सफलताओं में बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में धन और निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि भारत को चीन, अमेरिका जैसे अन्य देशों में कड़ी इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं होती हैं, जो कि ऊर्जा खपत, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आगे की राह में देखा जाए तो रोड मैप की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रोड मैप या क्षेत्रक जो इस रोड मैप का लक्ष्य दिया गया है, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसको सुपर कंप्यूटिंग सामग्री विकसित करने पर ध्यान 2023 से 2028 तक का है। मुख्य सार्वजनिक अवसंरचना 2023 से 2034 तक की। क्रिप्टोग्राफी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना 2034 तक। क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी, नवीन नॉन लीनियरिटी योजनाओं आदि पर ध्यान देने के लिए 2024 से यह 2034 तक है। मोबाइल सुरक्षा के संदर्भ में यह सुरक्षित ओएस मोबाइल हार्डवेयर के लिए एक स्वदेशी इकोसिस्टम बनाना 2030 तक आता है, इसके अंतर्गत आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग के संदर्भ में आता है कि यह एक आईओटी सैंड बॉक्स, आईओटी नेटवर्क सिक्योरिटी और टेक्स स्टेशन स्वचालन विकसित करना, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नई चिप डिजाइन और मानकों पर काम करना होता है, जो कि 2024 से 47 तक होता है और 2019 से 2047 तक की यह प्रक्रिया चलती है। साइबर फोरेंसिक के मामले में आता है सोशल मीडिया एनालिटिकल विकसित करना 2026 तक और डीप फेक के संदर्भ में यूपीआई एप्स जैसे के क्षेत्रों में डार्क वेब फोरेंसिक तथा फोरेंसिक टूल बनाना होता है 2030 तक। अब आता है नेक्स्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वह हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक मानव रोगी के मस्तिष्क में वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया हुआ है। इसके संदर्भ में आता है कि यह इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो इसे 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एलन मस्क की न्यूरालिंक की मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दी है और न्यूरालिंक का लक्ष्य वर्तमान में एफडीए द्वारा स्वीकृत प्राप्त उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाले अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का निर्माण करना होता है। और इस परीक्षण में शुरुआती नतीजों में न्यूरॉन्स स्पाइक का पता लग जाता है, जो काफ़ी सकारात्मक होता है, जिसमें मस्तिष्क और शरीर के बीच में न्यूरॉन स्पाइक्स का पता लगाते हैं, जो कि मानव शरीर के कोई कार्य करने के निर्देश देने के लिए भेजे जाने वाली विद्युत तथा रासायनिक संकेतकों को भी स्पाइक कहा जाता है। और यह न्यूरालिंक ने कहा है कि इससे पहले उत्पाद का नाम टेलीपैथी होगा। तो टेलीपैथी एक तरीके का एक ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें अल्ट्रापाइन तार मस्तिष्क से सिग्नल प्रसारित करने के लिए करेंगे और यह उपयोगकर्ता को केवल सोच कर कंप्यूटर या फ़ोन को नियंत्रित करने की सुविधा देता है, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क के और शरीर के बीच संचार मार्ग टूटने में खोई हुई कार्यप्रणाली को बहाल करना होता है।
अब आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, जो कि एक प्रकार की संचार प्रणाली होती है जिसके तहत व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपनी इच्छानुसार बाह्य उपकरणों या फिर किसी एप्लीकेशन से संचालित कर सकता है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपने आसपास की किसी चीज़ को भी बदल सकता है और उसे स्थानांतरित या नियंत्रित कर सकता है तथा उसे परस्पर संवाद में स्थापित कर सकता है। या यूँ कहा जाए तो यह जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक तरीके से जैसे हम कोई भी है, मतलब कि हम हैं, तो यह केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके एक एप्लीकेशन एवं डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि हम मस्तिष्क का उपयोग करके किसी भी एप्लीकेशन डिवाइस को इस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो होता है वह आसपास के उपकरणों का उपयोग करने के लिए अपने हाथों और शरीर की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसमें वो डिवाइस जो होती है वह सीधे डिवाइस को चलाने का आपका दिमाग संकेत देता है, इस तरीके से होती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग के अंतर्गत तो आता है कि यह मस्तिष्क में आने वाले संकेतों का पता लगाने, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस है। और यह दूसरा आता है कि यह मस्तिष्क में रिकॉर्ड किए गए संकेतों को प्रोसेस करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर होता है। और एप्लीकेशन या डिवाइस के संदर्भ में देखा जाए तो जिससे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। फीडबैक देना बीसीआई का एक मान्य महत्वपूर्ण पहलू है और इस प्रणाली में किसी उपयोगकर्ता को यह बताती है कि यह कंप्यूटर किस निर्णय या इच्छित कार्यवाही की व्याख्या करने में सक्षम होता है। बीसीआई के प्रकार को देखा जाए तो यह नॉन इन्वेसिव होता है, जिसमें दिमाग से उत्पन्न विद्युत क्षमता को मापने के लिए कपाल पर सेंसर लगाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि आता है। सेमी इन्वेसिव में कि इलेक्ट्रोडों को मस्तिष्क की खुली सतह पर रखा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स या मस्तिष्क की सतह के सीधे संपर्क में इलेक्ट्रोड रखकर मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। इन्वेसिव के अंतर्गत आता है कि यह चिप्स या सेंसर सीधे कॉर्टेक्स में लगाए जाते हैं, जो एक एकल न्यूरॉन की गतिविधि को मापते हैं, जिसे न्यूरालिंक का इम्प्लांट होता है, इसके अंतर्गत आता है। बीसीआई के उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो यह दिव्यांगजनों और वृद्धजनों में मदद करता है, जिसमें प्राकृतिक मोटर कौशल प्रदान करके कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण में सक्षम बना सकता है। बीमारियों का उपचार होता है, जैसे कि बीसीआई से पार्किंसन रोग, मिर्गी मेरुदंड की चोट आदि का उपचार किया जाता है। मस्तिष्क या दिमाग संबंधी शोध को आसान बनाती है, जो कि वैज्ञानिक उपयोग कर सकते हैं, और इसमें कुछ शोधकर्ताओं ने बेहोशी या अल्प चेतन अवस्था में रोगियों की भावनाओं का पता लगाने के लिए बीसीआई का उपयोग किया हुआ है। मानवीय प्रदर्शन में सुधार देखे जाते हैं, जो कि संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने और मानवीय क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए बीसीआई का उपयोग न्यूरो फीडबैक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में किया जाता है। बीसीआई से जुड़ी चिंताएं एवं चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि यह तकनीकी और उपयोगकर्ता संबंधी चुनौतियां होती हैं, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क के लिए सिग्नल्स अलग अलग होते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से मापने में कठिनाई होती है। डेटा की निजता और सुरक्षा होती है, जो कि बीसीआई साइबर हमलों के लिए प्रति संवेदनशील होती है, क्योंकि यह डिवाइस द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क तरंग डेटा को बाधित करने के लिए मैलवेयर का उपयोग कर सकती है। सामाजिक प्रभाव देखा जाता है और नैतिक चिंताएं होती है, जिसमें सवाल उठता है कि असहमति में क्या शामिल होंगे। चिकित्सीय चिंताएं होती हैं, जो कि दिमाग में लगाए गए उपकरणों को छोटे छोटे तार हिलकर दिमाग से के दूसरे हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जैसे मिर्गी, सिर दर्द, मनोदशा में बदलाव, दिमाग कमजोर होने जैसी समस्याएं पैदा करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह आने वाले कुछ दशकों में बीसीआई अनुसंधान और विकास निरंतर बढ़ने की संभावना होती है, और यह हम लोगों के दैनिक जीवन में बीसीआई का अधिक व्यापक उपयोग देख सकते हैं। और यह साथ ही बीसीआई की पूरी क्षमता का प्रयोग, इसकी सटीकता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन जो होते हैं वह मस्तिष्क की लाखों कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। इन न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है, और ये न्यूरॉन मिलकर एक बड़े नेटवर्क को बनाते हैं। शरीर के प्रक्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण का काम करती है। हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने आदि की समझने में काम करती है। न्यूरॉन सूचना के संदेश भाग भी होते हैं, जैसे कि आपका मस्तिष्क के अलग अलग भागों के साथ, जैसे मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को पूरे शरीर में सूचना भेजना और विद्युत एवं रासायनिक संकेतों का उपयोग ही करते हैं। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वह तंत्रिकाक्ष जो होती है या एक्सोन होते हैं, वह उसके माध्यम से विद्युत और रासायनिक संकेतकों को अन्य कोशिकाओं में भेजते हैं, और इन संकेतकों को पेड़ की जड़ के समान दिखने वाले डेंड्राइट या द्रुमुका के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। न्यूरॉन्स किस तरीके से कार्य करता है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं
वह एक तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के तंत्र का आवेग या सिनेप्स नामक जंक्शनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिनमें इन सिनेप्स को आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन शामिल होते हैं, तो जो कि मुक्त किए गए न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद अपने विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है न्यूरॉन्स जो होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। पहला तो आता है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख और नाक से सूचना को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन्स, जो कि शारीरिक मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे चलना, बात करना, मस्तिष्क के तंत्र का कोशिका से मांसपेशियों तक पहुँचाना। तीसरा आता है इंटर न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स या अन इंटर न्यूरॉन्स से लेकर मोटर न्यूरॉन्स और अन इंटर न्यूरॉन्स को तक संकेत भेजते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के होते हैं। न्यूरॉन्स की संरचना के आधार पर देखा जाए तो इन्हें निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो कि एकल एक्सोन और सममितीय डेंड्रिएट्स होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, जो एकल एक्सोन होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स, एक सिरे से अंत में एक्सोन और दूसरे ओर डेंड्राइट आदि होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक स्याही या ई इंक के बारे में, कि हाल ही में कंपनी में मिनिमल फ़ोन नामक एक नया क्राउड फंडिंग फ़ोन तैयार किया हुआ है। इस फ़ोन में पावर फ्रेंडली मोनोक्रोम ई इंक डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो जानते हैं कि ई इंक डिस्प्ले के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रोफोरेटिक स्याही के रूप में कार्य करती है और यह एक विशेष प्रकार का ई पेपर डिस्प्ले होता है, जिसमें असल कागज़ की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द होता है, जिसमें प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह स्याही जैसे ही लगे साधारण सी ही ये लग सके। अब आता है कि इसे मुख्य रूप से ई इंक केवल मोनोक्रोम या केवल सफ़ेद या काली में ही उपलब्ध होती हैं, क्योंकि यह 2010 में रंगीन ई इंक में उपलब्ध हो गया है। और ये स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर तरल पदार्थ को सस्पेंड किए गए धनात्मक रूप से आवेशित सफ़ेद कणों और नकारात्मक स्वरूप में आवेशित काले कणों से भरे छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग करके काम करती है। जैसे कि ये 2 पार्टिकल इंक सिस्टम है, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट टॉप इलेक्ट्रोड आते हैं, क्लियर फ्लोराइड है यहाँ पर बॉटम इलेक्ट्रोड आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंक इंसान के बाल के व्यास के बराबर आकार के बराबर लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल के बने होते हैं। तो यह इसकी एक संरचना होती है। अब आता है कि ई इंक डिस्प्ले की सीमाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी सीमाएं जो है, जैसे कि निम्न रिफ्रेश रेट होना, कि इसमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आदर्श मानी जाती है, और ई इंक डिस्प्ले को रिफ्रेश 1 हर्ट्ज या उससे कम होती है। महंगा होता है इसका विनिर्माण करना, और यह पेटेंट लाइसेंसिंग को भी लागत को बढ़ाएगा। सीमित बाजार होता है कि यह कुछ उद्योगों पर केंद्रित होता है, यानी कि अधिकतर ऐसी प्रौद्योगिकियाँ जो ई रीडर, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ लेबल में उपयोग होती हैं। रंगों की सीमा होती है कि ई इंक डिस्प्ले आमतौर पर काले और सफ़ेद पिगमेंट तक ही सीमित होती है, जिसमें लोगों को रंग विविधता देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसमें एनिमेशन और वीडियो के लिए कम पसंद किया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो यह 1990 के दशक में MIT में इसे विकसित किया गया था, और इसका भी स्वामित्व जो है वह ई इंक कॉरपोरेशन के पास है, और इसका उपयोग सेल फोन, साइन और अमेजन किंडल जैसे ई रीडर के लिए किया जाता है। ई इंक डिस्प्ले के इम्पोर्टेंस को या लाभ को देखा जाए तो इसमें आँखों के लिए आरामदायक होता है, क्योंकि बैकलाइट का उपयोग करने वाले LCD और LED के डिस्प्ले के विपरीत ई इंक डिस्प्ले कागज़ की तरह ही दिखाई पड़ता है, जिससे इसे लंबे समय तक पढ़ने पे या आसानी से आँखों में आरामदायक होता है। बाहरी क्षेत्रों में दृश्यता होती है जिसमें बैकलाइटिंग की कमी होती है, जिसका मतलब होता है कि यह तेज़ रोशनी में पढ़ना आसान होगा, और LCD या LED डिस्प्ले के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसमें तेज़ धूप में पढ़ना वास्तव में आसानी से नहीं होता है। लंबी बैटरी लाइफ देखी जाती है, जिससे बहुत कम बिजली का उपयोग करके चलाया जा सकता है, और ऐसा इसलिए होता है कि इसलिए बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल पेज बदलने पर ही ऊर्जा का उपयोग होता है। अन्य डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों की कार्यप्रणाली में जैसे कि पहली आती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है, 2 पारदर्शी इलेक्ट्रोड के बीच लिक्विड क्रिस्टल की एक परत होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और क्रिस्टल उनके जरिए होकर गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए संरेखित होता है, और स्क्रीन पर चित्र दिखाई देने लगता है। तो यह LCD के संदर्भ में। LED जिसे लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है, जो कि अर्धचालक उपकरण है या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। OLED जो कि एक सतत प्रकाश उत्सर्जित तकनीक होती है, जिसमें 2 कंडक्टरों के बीच एक पतली ऑर्गेनिक फिल्मों की एक श्रृंखला को रखकर बनाया जाता है।
OLED डिस्प्ले एक LED डिस्प्ले के सिद्धांत का पालन करती है और हालांकि यह थोड़े अलग तरंगों से भी काम करती है। और LED एक पैनल को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक समर्पित बैक लाइटिंग सेटअप की आवश्यकता होती है, जो कि पैनल को अपने लिए उत्पन्न स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत आता है सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में कि हाल ही में प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक SN बोस या सत्येंद्रनाथ बोस की 50वीं पुण्यतिथि पर इन्हें याद किया गया। चलिए तो जानते हैं सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में। इनका प्रारंभिक जीवन जो देखा जाए तो इनका समयकाल 1894 से 1974 तक रहा। इनका जन्म जो हुआ वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से था और उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी में अध्ययन किया और उनके शिक्षकों ने प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र बोस शामिल रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग में कार्य किया। पुरस्कार और पहचान के संदर्भ में दिया जाए तो इन्होंने फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है, जो कि कर्ण बोसोन के नाम से भी उन्हें रखा गया है। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र रचना विश्व परिचय SN बोस को समर्पित की थी और वर्ष 1956 से 58 की अवधि में विश्व भारती के कुलपति भी रहे और 1986 में SN बोस को नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज या कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। SN बोस के वैज्ञानिक योगदान के बारे में देखा जाए तो इनका पहला आता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है एक तरीके का क्वांटम दुनिया का अद्भुत घटना है, जिसमें भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में की हुई थी, जिसमें यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है जो तब बनती है जब परमाणविक या अपरमाणविक कणों को लगभग परम शून्य तापमान तक ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर सभी परमाणु एक इकाई बन जाते हैं और यह क्वांटम गुण प्रदर्शित करने लगते हैं और इस स्थिति में प्रत्येक कण मिलकर पदार्थ की एक तरल की तरह कार्य करते हैं। यह जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जिसमें बीमेल कार्नेल कटरल के प्रायोगिक तौर पर इसे सिद्ध किया था कि और 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। BAC के उपयोग के बारे में देखा जाए तो यह क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक में, इंटरफेरोमीटर और एटम लेजर में इसका उपयोग किया जाता है और इसके गुणों में शामिल है जैसे सुपर फ्लूइडिटी जो कि श्यानता 0 होती है, यह बिना प्रतिरोध के प्रभावित होती है। सुपर कंडक्टिविटी देखी जाती है जो शून्य प्रतिरोध से अधिकतम चालकता को प्राप्त करती है। कोहेरेंस होता है जो कि एक ही का क्वांटम अवस्था में होता है और एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन होता है जो कि BEC के कई कण एक ही क्वांटम स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसमें मैक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन उत्पन्न होता है। बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो कि एक सांख्यिकी विधि होती है जिसका उपयोग समान कणों में बनी क्वांटम प्रणाली को संभावित अवस्थाओं में गिनने के लिए किया जाता है और 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने इसे प्रकाश कणों के लिए सबसे पहले प्रस्तावित किया हुआ था और बाद में आइंस्टीन द्वारा इस सांख्यिकी को गैस के अणुओं के लिए उपयोग किया गया था। जो कण बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें बोसोन कहा जाता है। बोसोन पूर्णांक स्पिन वाले कण होते हैं जिनमें प्रकाश, फोटोन, ग्लूआंस जो कि नाभिक में बलवान कण, हिग्स बोसोन और W तथा Z शामिल है। एक्स रे विवर्तन कैमरा जो कि SN बोस ने रोटेशन ऑफ पाउडर फोटोग्राफी के लिए डिजाइन और निर्मित किया हुआ है। नेक्स्ट आता है भारत में खाद्य विनियमों को सुव्यवस्थित करने के संदर्भ में कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में खाद्य सुरक्षा नियमों को सरल बनाने की दिशा में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत आता है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसकी उत्पत्ति खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय के तौर पर की गई थी जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। अब आता है कि इसे हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियमों को सरल बनाने के लिए FSSAI के द्वारा कई संशोधनों पर मंजूरी दी है। उसके संदर्भ में आता है कि यह किए गए संशोधनों में आता है कि यह एक से अधिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता को समाप्त करना है कि यह खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए जो विभिन्न प्राधिकरण के पास नहीं जाना पड़ेगा और यह केवल FSSAI के प्रमाणीकरण ही इसमें अनिवार्य होगा। भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क प्रमाणीकरण की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मानक विनिमय 2011 में BIS अधिनियम और एगमार्क योजना के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण निर्धारित किया गया है, लेकिन इसको खत्म किया जाएगा।
वर्तमान में कुछ खाद्य पदार्थों के BIS प्रमाणीकरण अनिवार्य हैं, जैसे कि शिशुओं के लिए फार्मूला उत्पाद, फार्मूला मिल्क, पैक्ड पेयजल, मिल्क पाउडर आदि है। और कुछ उत्पादों के लिए एग मार्क अनिवार्य है, जैसे कि मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल और फैट स्प्रेड्स आते हैं। तो ये इस तरीके के दो मतलब कि इसमें पहले तो एक तरीके इसकी ही अनुमति मान्य होगी, लेकिन इसमें कुछ उत्पाद ऐसे हैं कि उसमें BIS का प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है और कुछ में एग मार्क का होना प्रमाणीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक उत्पाद के लिए यह प्रक्रिया नहीं है। FSSAI में खाद्य पदार्थों के लिए पहले एक व्यापक मैनुअल भी जारी किया जाता है, जिसमें उन तरीकों का विश्लेषण किया जिससे खाद्य उत्पादों में विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। मानकों के विस्तार में होता है, जैसे कि मीड या हनी वाइन और एल्कोहलिक रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों के मानक, दुग्ध वसा उत्पादों के मानकों में संशोधन और हलीम के लिए मानक आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के नियमों के बारे में देखा जाए तो खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह खाद्य संरक्षा का एक व्यापक कानून होता है, जिसके तहत FSSAI को खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक संरक्षा के लिए इसे स्थापित किया जाता है। खाद्य संरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अंतर्गत इसमें पैकेज्ड फूड, मंजूरी प्राप्त फूड, एडेप्टिव माइक्रोबायोलॉजिकल घटकों के लिए लेबलिंग आवश्यकता और मानक शामिल होते हैं। और FSSAI में अलग अलग खाद्य संरक्षा मानक होते हैं, जो कि वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल द्वारा विकसित किए जाते हैं, जिसमें समिति और पैनल खाद्य संरक्षा मानकों के विकास के लिए FSSAI की प्रमुख शाखाएं होती हैं। इसके अंतर्गत आता है भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। यह भारत में मानक निर्धारण संबंधी राष्ट्रीय निकाय है, जो कि BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अंतर्गत एक सदस्य होता है और यह इंडियन नेशनल कमेटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन भी इसका सदस्य होता है। और यह है BIS पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस और साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्षेत्रीय मानकों का भी सदस्य होता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है एग मार्क के बारे में। एग मार्क जो होता है वह कृषि उपकरणों को दिया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह होता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह कृषि उपज जो कि ग्रेड मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानकों के अनुरूप है। और इसकी प्रगति FSSAI द्वारा अनिवार्य बनाई गई कुछ वस्तुओं को छोड़कर एग मार्क प्रमाणन योजना स्वैच्छिक है और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। अब आती है संक्षिप्त सुर्खियाँ, जिसमें आता है पहला प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान परियोजना या PIP सेकंड के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान परियोजना योगदान के निर्माण की चरण को शुरू किया हुआ। यह योजना संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है, जो कि फर्मी लैब्स में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान में बनाया गया है। इसमें भारत, फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम के संस्थान इसमें सहयोग करते हैं, जिसमें भारत अपने योगदान के तहत $140 मिलियन मूल्य के उपकरण को भी प्रदान करता है। लॉन्ग बेस लाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी में निर्माणाधीन डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया की सबसे उच्च ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो बीम को पावर प्रदान करता है। पार्टिकल एक्सकेलेरेटर प्रकाश की गति के बराबर उच्च गति पर आवेशित कणों, जिसमें प्रोटॉन, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन आदि को धकेलता है। यह एक्सीलरेटर के 4 प्रमुख घटक हैं, जिसमें पहला आता है पार्टिकल के उत्पादन के लिए स्रोत, दूसरा आता है उन्हें गति देने के लिए कंपोजिट डिवाइस, तीसरा आता है मुक्त गति प्रदान करने के लिए निर्वात वाली मेटल ट्यूब और चौथा आता है कि बीम पार्टिकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है। इसमें कुछ बड़े पार्टिकल एक्सीलरेटर आते हैं, जैसे कि लार्ज हैडरन कोलाइडर, जो कि एक सबसे शक्तिशाली एक्सीलरेटर है। या इसका जेनेवा में या सर्न में स्थित है। इसकी उपलब्धियों में देखा जाए तो यह हिग्स बोसॉन, अज्ञात हैड्रॉन आदि की खोज से संबंधित होता है। स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर सेंटर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह दुनिया का सबसे लंबा लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर है और इसकी उपलब्धियों में देखा जाए तो यह क्वार्क या टाउ लेप्टॉन की खोज की हुई है। यूरोपियन सिक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, जो कि एक ग्रेनोबल फ्रांस में स्थित है, यह दुनिया की सबसे तीव्र हार्ड एक्सरे स्रोत आता है। पार्टिकल एक्सीलरेटर के महत्व को देखा जाए तो इसमें पहला आता है मौलिक अनुसंधान के संदर्भ में, जो कि लगभग प्रकाश की गति के गतिमान और परमाणविक कणों के बीच टक्कर से नए पार्टिकल और बलों की खोज करने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है कि यह कैंसर के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने तथा रेडियो फार्मास्यूटिकल को संश्लेषित करने में सहायक है। पर्यावरण के संदर्भ में आता है कि यह हवा, पानी, मिट्टी में रासायनिक तत्वों में अंशों का पता लगाया जाता है। उद्योग के संदर्भ में आता है कि इसमें मटेरियल के उपयोग की अवधि बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अंतर्गत आता है
अब आता है पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग के बारे में कि पहली बार CERN ने वैज्ञानिकों ने पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग को सफलता प्राप्त की है। ये एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोग्राफी के अंतर्गत यह कोलैबोरेशन की भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की सफलता इसके अंतर्गत हासिल की हुई है। यह टीम जो है वह CERN की एंटी मैटर फैक्ट्री में जारी किए गए प्रयोगों में से एक है और जो कि इसका लक्ष्य एंटी हाइड्रोजन पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को प्रत्यक्ष रूप से मापना होता है और यह कुछ देशों और भारत के भौतिकविदों का एक सहयोग मंच भी होता है। पॉजिट्रोनियम के बारे में जो इसे 1951 में खोजा गया था और यह सबसे हल्का ज्ञात परमाणु है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन शामिल है। पॉजिट्रोनियम का जीवन काल बहुत छोटा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और एंटीमीटर आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और यह गामा किरणें उत्सर्जित करते थे और यह पूरी घटना 1 सेकंड में 142वें अरबवें हिस्से में घटित होती है। इसके पॉइंट में जैसे कि केवल 2 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और इसका एंटीमैटर होता है जिसके तहत प्रयोग करने के लिए आदर्श प्रणाली और इसे उच्च सटीकता से मापने के लिए इसकी पर्याप्त कूलिंग भी जरूरी होती है। CERN के बारे में जो कि 1954 में इसकी स्थापना की गई। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। इसमें 23 सदस्य देश है। भारत CERN का एक एसोसिएटिव मेंबर है और इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि ब्रह्मांड किन पदार्थों से बना है और यह कैसे काम करता है। मैटर एंटीमैटर जो कि कई रूपों में मौजूद होता है जैसे ठोस तरल गैस प्लाज्मा जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और ये द्रव्यमान और आयतन प्रदान करते हैं। यह सब एटोमेटिक पार्टिकल में निम्नलिखित शामिल हैं जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन्हें बेरियन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जिन्हें लेप्टॉन कहा जाता है और अन्य पार्टिकल इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है मौसम पूर्वानुमान उपग्रह के बारे में या इनसैट 3DS के बारे में। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह को इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन में GSLV F14 प्रक्षेपण यान इससे लॉन्च किया गया और इस यान में इनसैट 3DS को पहले जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में और फिर भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS उपग्रह के बारे में जो कि तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान की अगली पीढ़ी का मिशन है और यह उपग्रह पहले से सेवा प्रदान करने वाले इनसैट 3D और इनसैट 3DR की सहायता करेगा और यह उपग्रह मौसम संबंधी पूर्वानुमान या अवलोकनों संबंधी भू स्थित उपग्रह होता है जिसमें पेलोड होते हैं जो कि इमेजिन पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपेडोर और SAR ट्रांसपेडोर होता है जो कि उपग्रह के निर्माण में भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण योगदान देता है। GSLV F14 के बारे में जो कि एक भूतलकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है जो कि 16वीं उड़ान है और यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की 10वीं उड़ान आता है जिसमें 3 चरणों वाला प्रक्षेपण होता है जिसका भार 420 टन है। पहले चरण में ठोस प्ररोधक मोटर लगा होता है, दूसरे चरण में पृथ्वी पर भंडारण योग्य प्ररोधक और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक चरण इसके अंतर्गत आता है। जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिटर के बारे में जो कि एक तरीके से एक विशेष प्रकार की कक्षा होती है जिसका उपयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रह को लेने के लिए किया जाता है और भूस्थितिक या जियो सिंक्रोनाइज भूकक्षा में पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष यान को लगभग 37,000 किलोमीटर की से ऊंचाई वाली एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाता है जिसे GTO कहा जाता है। और एपेप्सिस जो होता है वह एक तरीके का वह बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाली वस्तु उस पिंड से सबसे अधिक दूर होती है जिसकी वजह से वह परिक्रमा कर रही है। भूस्थित कक्षा के बारे में जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा से ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करती है और यह उपग्रहों की गति पृथ्वी की गति को समान होती है। इस वजह से जियो में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। इनसैट 3DS उपग्रह के उद्देश्य के बारे में यह पृथ्वी की सतह पर निगरानी करेगा, महासागरों और उसके पर्यावरण का अवलोकन करेगा। यह वायुमंडल में मौसम विज्ञान संबंधी अलग अलग मापदंडों को वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करेगा। यह डेटा संग्रह और डेटा प्रसार को मजबूत करेगा और यह उपग्रह आधारित खोज और बचाव सेवाओं में भी मदद करेगा तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है कार्टोसैट 2 के बारे में जो कि उपग्रह की सफल ऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश की पुष्टि की है। कार्टोसैट 2 के संचालन अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा किया जाता है। कार्टोसैट 2 के बारे में जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था और इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। यह एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह दृश्य विशिष्ट स्पॉट इमेजरी प्रदान करने में सक्षम होता है। कार्टोसैट 2 की डी ऑर्बिटिंग करने के संदर्भ में यह बचे हुए ईंधन के उपयोग करके पेरिजी को नीचे पाया जाता है। अब आता है इसके अंतर्गत क्षुद्रग्रह पर जल की खोज की गई है उसके बारे में कि आइरिस और मैसेलोनिया नामक क्षुद्रग्रहों पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन का पता लगा है। यह स्पष्ट
उत्सर्जन स्पष्ट रूप से जल के अणुओं की उपस्थिति का संकेत देता है, जिसमें दोनों क्षुद्र ग्रहों पर पर्याप्त मात्रा में सिलिकेट मौजूद होता है। यह खोज सोफिया द्वारा किए गए पर्यवेक्षण का अध्ययन करने में हुई है और सोफिया नासा की एक हवाई खगोलीय वेधशाला होती है जिसका संचालन 2022 से में नहीं है। क्षुद्र ग्रह के बारे में, जो कि छोटे और चट्टानी खगोलीय पिंड होते हैं और इसके सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इनके महत्व को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि यह पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी से परे जीवन की खोज में मददगार हो सकता है। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन इकोसिस्टम के बारे में या पीएस के बारे में। स्पेस एक्स ने नासा का पीएस उपग्रह लॉन्च किया है। यह महासागर, वायुमंडल और जलवायु का परीक्षण करेगा। पीएस को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। यह कक्षा एक विशेष तरह का ध्रुवीय कक्षा है जिसमें कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों पर से गमन करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होती है और इसका अर्थ यह होता है कि उपग्रह हमेशा समान स्थानीय समय पर समान स्थान पर जाता है। इसका उद्देश्य यह समझने की मदद मिलती है कि यह समुद्र और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे करते हैं। इससे यह भी जानकारी मिलेगी कि एरोसोल महासागरों की सतह पर पादप प्लवक के विकास के लिए किस प्रकार से योगदान देती है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम या युविका के बारे में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम या युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है या अधिक से अधिक छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में अनुसंधान करने और इनमें करियर बनाने में प्रोत्साहित करता है। और इस कार्यक्रम के निम्नलिखित अवसर प्राप्त हैं, जैसे कक्षा में प्रशिक्षण, प्रयोगों का व्यवहारिक दर प्रदर्शन, मॉडल रॉकेटरी के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वार्ता और फील्ड विजिट आता है। पात्रता में आता है कि भारत में कक्षा 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट आवेदन इसमें कर सकते हैं। WHO ने ट्रांसफैट को समाप्त करने की प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया है कि इसके अंतर्गत आता है कि पहली बार WHO के द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को समाप्त करने के लिए प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया है। WHO ने खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट एसिड को समाप्त करने के लिए डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को पहली बार सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और अब कुल 53 देशों ने खाद्य पदार्थों के लिए ITFA से निपटने के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीतियां लागू की है, जो कि विश्व के 46% आबादी को स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। ITFA के उन्मूलन के लिए मान्यता प्राप्त हेतु आवेदकों हेतु दर्शाता है कि यह देश में खाद्य पदार्थों में ITFA के उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीति अपनाई गई और यह देश में इस नीति को लागू करने और इन पर पर्याप्त निगरानी रखने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ मौजूद होती हैं। ITFA उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीतियों को WHO द्वारा निर्धारित मानदंड होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी खाद्य पदार्थों में प्रति 100 ग्राम फैट में ITFA की अधिकतम मात्रा 2 ग्राम होनी चाहिए। सभी खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों के उपयोग तथा उत्पादन पर अनिवार्य राष्ट्रीय प्रतिबंध और यह ट्रांस फैट के मुख्य स्रोत होते हैं। WHO पर प्रतिबंध ITFA के 2% सीमा का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन होना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। TFA को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों में, जिसमें भारत के संदर्भ में आता है कि भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट अभियान इंडिया अभियान शुरू किया है और यह पैकेजिंग पर न्यूट्रिशन लेवल पर TFA की मात्रा घोषित करना अनिवार्य करता है। वैश्विक स्तर पर आता है कि WHO ने विश्व में ट्रांस फैट बनाने के लिए रिप्लेस रणनीति अपनाई है। यह आहार स्रोतों की समीक्षा करता है, विकल्पों को बढ़ावा देता है। यह समाप्त करने के लिए कानून बनाना, खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा और आबादी में ट्रांस फैट की खपत में बदलाव का आकलन करता है और यह नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता का सृजन करता है और नीतियों और विनियमन को भी लागू करता है। ट्रांसफैट वनस्पति तेलों में उत्पन्न असंतृप्त वसा है, जिसमें 2 तरीके के ट्रांसफैट होते हैं। पहला तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांसफैट, जो डेयरी और मांस उत्पादों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट वो होते हैं जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के तेल आदि से पाया जाता है। ट्रांसफैट लोगों में होने वाले गैर संचारी रोगों का एक प्रमुख कारण है, जो कि दिल के दौरे तथा हृदय की धमनियों के रोग की संभावना को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल लॉन्च की है। उसके बारे में कि इससे पहले इस पहल की घोषणा भारत में आयोजित G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में की गई थी। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हितधारकों के नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क एक जैसे प्रयास करने वाली तथा उत्पाद केंद्रित डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चुनौतियों का यह सामना करेगा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके उद्देश्य को देखा जाए तो यह डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020 से 25 का समर्थन करने वाले प्रयासों को समन्वय स्थापित करता है, मानकों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता साधनों में उपयोग करने को मदद करता है। इसके मूलभूत स्तंभ आते हैं, जैसे कि DCU के लिए आवश्यक ट्रैकर होना,
राष्ट्रीय संसाधन पोर्टल होना, ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स का होना, आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान होना है। डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में भारत द्वारा लागू की गई पहलों में आता है कि वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू करता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम स्थापित करना है। इससे हेल्थ इकोसिस्टम के भीतर अलग अलग स्रोतों में स्वास्थ्य से संबंधित डेटा एकत्रित और उपयोग करने में बढ़ावा मिलता है। यह आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री जैसे घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है। गिद्ध के आधारभूत स्तंभ को देखा जाए तो यह देश के लिए एक आवश्यक ट्रैकर है। राष्ट्रीय संसाधन पोर्टल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स आता है, आयोजन और ज्ञान का एक आदान प्रदान इसके अंतर्गत होता है। संसाधनों को बेहतर और देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप उपयोग करना है तथा गुणवत्ता आश्वासन युक्त डिजिटल समाधान और मजबूत स्थानीय क्षमता इसके अंतर्गत आती है। अब आता है इसमें कुछ मुख्य दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों तथा चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग के संदर्भ में कि यह सैंपलिंग जो है दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरण की सैंपलिंग के विनियामकों के लिए एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करता है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के दवा विनियामक प्राधिकरणों के तहत नियुक्त ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग सैंपलिंग का एक जैसा तरीका अपनाने के लिए कहा गया। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 और 23 में दवाइयों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सैंपल एकत्रित करने की प्रक्रियाओं को विस्तार से वर्णन करता है और यह काम ड्रग इंस्पेक्टर्स के नियमित रूप से करना होता है। अब आता है इसमें भारत में औषधि क्षेत्र के विनिमय के बारे में देख लेते हैं कि यह विनिमय जो है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री या डीसी एक्ट के तहत 1940 में और औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के तहत किया गया। डीसी एक्ट को 1940 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत CDSCO के गठन का प्रावधान करता है। भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और निदान उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। अब आता है गिनी बर्म डिजीज के बारे में। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया गिनी बर्म डिजीज उन्मूलन करने का लक्ष्य काफ़ी नज़दीक है। गिनी बर्म डिजीज जैसे ड्रैकोनकुलियासिस भी के बारे में, जो कि एक प्रकार का संक्रमण है जिसे ड्रैकोनकुलिस मेडिंसिस नामक एक परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमण गिनी बर्म में लावा युक्त जल पीने से फैलता है और किसी कृमि या बर्म का अपरिपक्व रूप से लार्वा कहलाता है। यह रोग उन ग्रामीण वंचितों एकांकी समुदायों के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से तालाबों और खुले स्थिर सतही जलों पर इस निर्भर होता है। इसके अलावा जानवरों, विशेषकर कुत्तों में भी संक्रमण के मामले दर्ज किए जाते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है और इस रोग की रोकथाम इलाज के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है और इसे भारत सन 2000 में GWD को सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है। रोडामाइन बी के बारे में। रोडामाइन बी जो है तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हाल ही में कॉटन कैंडी के सैंपल्स में कृत्रिम कलरिंग एजेंट के रूप में विषाक्त औद्योगिक डाई रोडामाइन बी का उपयोग का पता चला है, जिससे के बाद में प्रतिबंधित किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण ने खाद्य उद्योगों में इस रसायन के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया है। रोडामाइन बी जो है एक प्रकार का कार्बनिक क्लोराइड सॉल्ट होता है। इसका उपयोग वस्त्र, पेपर, चमड़ा, पेंट उद्योग में डाई के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका तत्काल होता है, जिसमें पेट भरा भरा लगता है, खुजली और सांस लेने में समस्या होती है तथा यह संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव जैसे लीवर में विकार, आंत का कैंसर, न्यूरोटॉक्सिसिटी और किडनी फेल होती है। अब आता है कालाजार के बारे में कि भारत कालाजार के उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के नज़दीक पहुंच गया है। 2023 में पहली बार सभी प्रखंडों में 10,000 जनसंख्या पर कालाजार एक से भी कम मामला दर्ज किया गया है। कालाजार के बारे में यह इस रोग को ब्लैक फीवर या विसरेल लीशमैनियासिस के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग होता है। संक्रमण फैलाने वाले एजेंट के तौर पर कहा जाता है, जो कि संक्रमित मादा बुटामाइन सैंडफ्लाई मक्खी होती है। इसका लक्षण अनियमित बुखार, वजन घटना, पीलिया व लीवर का बढ़ना और एनीमिया होता है। भारत में यह रोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में स्थानिक है और यह ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका और भारत में इसका प्रभाव देखा गया है, मतलब कि संक्रमित क्षेत्र आता है। मैगलेव या मैग्नेटिक लेविगेटेशन के बारे में कि हाल ही में चीन की मैगलेव ट्रेन ने 623 किलोमीटर पर घंटे ने अपनी पिछली रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। मैगलेव एक प्रणाली होती है जिसमें वाहन या ट्रेन गाइड वे में हवा में थोड़ा ऊपर गमन करती है। गाइड वे पारंपरिक रेलगाड़ियों की पटरियों के समान होती है। मैगलेव प्रणाली में सुपरकंडक्टिव चुंबक ट्रेन को यू आकार के कंक्रीट के गाइड वे में थोड़ा ऊपर हवा में बनाए रखता है। यह साधारण चुंबक की तरह से चुंबक में एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जो कि एक दूसरे से चिपकने के बजाय हटना करते हैं। इसके लिए इसमें समान ध्रुवों की आमने सामने कर दिया जाता है।
मैगलेव प्रणाली के लाभ को देखा जाए तो इसमें इंजन ना होने के कारण इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। गाइड वे व ट्रेन के बीच घर्षण ना होने पर वजन से ट्रेन अधिक गति से गमन करती है और एक ही रूट पर चलने वाली ट्रेनें एक दूसरे से टकरा नहीं पाती है। मैगलेव ट्रेन की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो इसमें नेविगेशन और प्रोपल्सन की स्थिति होती है। लेविटेशन जो होता है, चुंबकों को समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा ट्रेन की ओर धकेलती हैं। प्रोपेसल्स में यह चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिसमें ट्रेन में आगे की ओर धकेलती है। यह चुंबकों के विपरीत ध्रुव को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ट्रेन को आगे की ओर खींचते हैं। इस तरीके की ये प्रणाली होती है। सी बोट के बारे में, सी बोट जो है गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सी बोट नामक एक स्वायत्त अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया। सी बोट उन्नत सुविधाओं वाला एक रोबोट है। इसका उपयोग प्रवाल भित्तियों की निगरानी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह जल के भीतर 200 मीटर की गहराई तक यात्रा कर सकता है। इसमें भारतीय नौसेना ने बैटरी अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इससे नेविगेशन चैनल की योजना बनाने में सहायता प्राप्त है और यह सक्रिय हाइड्रोथर्मल बेड्स से खोजने में मदद करेगा और यह बेड्स समुद्र नितल से नीचे भूतापीय रूप में गर्भ जल रिसाव होता है। इसमें एक शुद्धि पत्र दिया गया है क्योंकि यह जनवरी 2024 का जो 7 मेन आर्टिकल उसमें 7, 11 और 1 के अंतर्गत स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटर प्रोजेक्ट में भारत द्वारा उठाए गए एक कदम से यह टॉपिक संबंधित नहीं है। उस बॉक्स में ये नज़रअंदाज करने के लिए कहा गया है। तो आप ये जो जनवरी 2024 का IAS का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लेक्चर है उसमें देखकर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसका अंतिम टॉपिक होगा इस मैगजीन का, फरवरी 2024 का। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।